आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास से बनने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या फिर इसे आप एक मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर उस प्रकार से हर क्वेश्चनों को समावेश किया गया है जैसा कि आपकी परीक्षा में आते हैं, जैसे कि अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निम्नात्मक तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। और तीनों प्रकार के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा 2023 के लिए। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको और कोई क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप फेल नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पुनः बता दूं, सारे प्रश्न जो भी हैं इसके अंदर वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऐसे ही प्रश्न उठाए गए हैं कहीं से भी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीए पार्ट सेकंड ईयर के हैं। हिस्ट्री का पेपर है आपका 2023 के परीक्षा है तो मॉडल प्रश्न पत्र या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न कौन कौन से आपके बन सकते हैं और कौन कौन से आपके आ सकते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आपको अति लघुरात्मक प्रश्न और कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला प्रश्न आपका जूना खां के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए इन जो क्वेश्चनों की उत्तर सीमा की शब्द होती है वो मिनिमम 75 शब्द सीमा होती है, यानी 75 शब्द का ये आपका आंसर होना चाहिए, मतलब अति लघुरात्मक आंसर होना चाहिए। इसके अंदर आप अपने मुश्किल से ज़्यादा 4 लाइन के अंदर इसका उत्तर दे सकते हैं, पर्याप्त है, वो बहुत है। अगला प्रश्न देखिए, इबादत खान क्या था। अगला प्रश्न देखिए, खातौले का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। इन क्वेश्चनों का आंसर हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम निम्नतम क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा बहुत आंसरों की भी चर्चा करेंगे। और इसके पूरे मॉडल पेपर के जो आंसर की जो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको आंसर चाहिए तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आंसर भी लेके आऊँगा। अगला प्रश्न देखिए, एकता व्यवस्था क्या थी। ये सभी प्रश्न लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है। आपकी परीक्षा में अंदर ये 12 प्रश्न आते हैं जिनमें से आपको बोल दिया जाता है कि 12 प्रश्न दिए, इनमें से किसी भी 10 प्रश्न को आपको हल करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, नूरजहां जनता के बारे में आप क्या जानते हैं। तालिकोटा का युद्ध का वर्णन करें। रजिया के पतन के क्या कारण थे। दाग व हुलिया प्रथा क्या है, मोस्ट है। देखो, इबन बंतुता कौन था। चौसा का युद्ध के बारे में बताएं। अष्टप्रधान क्या है और बलवंत द्वारा रक्त और लोहे की नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। अब देखते हैं हम लघुरात्मक प्रश्न। आप चाहें तो इसके जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की बीए से रिलेटेड और वीडियोज़ के लिए, क्योंकि आप वीडियोज़ तो देख लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अभी प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है और एक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ। तो अब देखते हैं हम लघुरात्मक प्रश्न के कौन कौन से आपके आ सकते हैं। तो देखिए, अब है ये लघुरात्मक प्रश्न, इनमें कम से कम आपको उत्तर आधा पैराग्राफ उत्तर लिखना होता है, ठीक है। प्रश्न देखिए, पहला, शेर शाह की शासन व्यवस्था का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। सेकंड प्रश्न देखिए, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करना है। बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में बताइए। सिकंदर लोदी के शासन का मूल्यांकन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शेरशाह सूरी की राज व्यवस्था समझाइए। पानीपत के जीत पर सॉरी यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पानीपत के जीत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 8वां है, मराठा प्रशासन में पेशवाओं का क्या महत्व है, पेशवा क्या होते हैं, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल काल में उलेमा वर्ग का स्थिति का वर्णन कीजिए। उलेमा वर्ग क्या है ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थे आपके लघुरात्मक प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर याद करके जाइएगा परीक्षा में जाने से पहले। और अब महत्वपूर्ण आ जाते हैं प्रश्न हमारे निबंधात्मक प्रश्न, क्योंकि हर विद्यार्थी निबंधात्मक प्रश्न करना चाहता है। एक प्रश्न करने पर या फिर 3 प्रश्न करने पर आपका पूरा पेपर हल आप कर सकते हैं, यानी इतने मार्क्स ला सकते हैं, पास मार्क्स ला सकते हैं 3 अगर आपने निबंधात्मक प्रश्न कर दिए तो। अगला प्रश्न देखिए, निबंधात्मक प्रश्न देखते हैं अब, ठीक है, कि मध्यकालीन इतिहास को जानने के साधनों या फिर स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब देखिए, इनके उत्तर भी बहुत सारे देने के तरीके होते हैं, लेकिन आप इनके उत्तर कुछ इस प्रकार से दीजिए ताकि टीचर भी जब पढ़े तो अच्छे लगे। जैसे कि अब आप जब इनके इतिहास के स्रोत देते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक और ऐतिहासिक। तो दोनों को पहले क्रम में लिखिए, भाई साहित्यिक इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, फिर आप ऐतिहासिक ग्रंथ के यानी ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनके नाम लिखिए एक आधन के। फिर आप लिख सकते हैं पुरातात्विक हैं, जैसे कि मुद्रा एवं अभिलेख हो गए, इनके ऊपर लिख सकते हैं। कला के बारे में लिख सकते हैं आप, और संतुलनकालीन सामाजिक इतिहास के स्रोत, इस प्रकार से भी हेडिंग डाल के आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की हेडिंगें बनाकर आप इनके उत्तर लिख सकते हैं, ना कि एक बार में ही रामायण लिखे।
ऐतिहासिक ग्रंथ यानी साहित्य के अंदर आप ऐतिहासिक ग्रंथ के लिख सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर आप काफ़ी टॉपिक बना सकते हैं, जैसे सल्तनत कालीन के स्रोत हो गए, मुगल कालीन स्रोत हो गए, और भी बहुत सारे टॉपिक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से उत्तर देना है, और अगर आप इनके उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं भी इनके उत्तर आपको जरूर लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के बलवन के योगदान की विवेचना कीजिए। बलवन से आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, कन्फर्म है, पूछा ही जाएगा। बलवन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके इतिहास के इस पेपर के अंदर। बलवन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईलाइट लगा लीजिए बलवन को। बलवन के बारे में तो आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बलवन से एक क्वेश्चन पक्का है, निबंधात्मक क्वेश्चन पक्का है, नहीं तो लघुरात्मक में पूछ लेगा नहीं। बलवन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बहुत कम चांस ऐसा हो कि बलवन से क्वेश्चन ना पूछे। तो ये प्रश्न जो आया वो आपका है निबंधात्मक। तो इसके अंदर आपको बलवन की पूरी चीज़ें आपको लिखनी है क्रम बाई क्रम। जैसे पहले बलवन का प्रारंभिक जीवन आपने इसके अंदर हेडिंग बनाकर लिख दिया, फिर आपने इसके अंदर बलवन की रक्त और लोहे नीति के बारे में लिख सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार से, और बलवन में लोहे रक्त की नीति के अंदर आप टॉपिक बना सकते हैं, जैसे मेवातियों का दमन हो गया, फिर लोहे दो आपके विद्रोह का दमन हो गया, फिर उसने काफ़ी जो विद्रोह के थे दमन किए थे, तुगरिल का दमन किया था। इस तरह से आप टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं। बाद में आप इसके अंदर बलवन की शासन व्यवस्था के बारे में भी लिख सकते हैं, काफ़ी टॉपिक बना सकते हैं। बलवन के राजत्व सिद्धांत के बारे में लिख सकते हैं। इस तरह से निबंधात्मक प्रश्नों में आपको सब कुछ लिखना होता है, इसलिए बलवन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह अपने समय का एक कुशल शासक था, व्याख्या कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी भी आपकी व्याख्या यहाँ पर करनी है। अगला प्रश्न देखिए, अकबर की उपलब्धि की विवेचना कीजिए तथा उसके धार्मिक नीति एवं राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। दोनों नीति का वर्णन करना है आपको, और उसकी उपलब्धि का विवेचना यहाँ पर करनी है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। शुरुआत में आपके अंदर इसके अंदर आप टॉपिक बना सकते हैं, अकबर की उपलब्धियाँ आप बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप डाल दीजिए अकबर की उपलब्धियाँ। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मतलब सूक्ष्म तौर पे लिख दीजिए। फिर आप टॉपिक बनाना शुरू कर दीजिए। इसके अकबर को एक राष्ट्रीय शासन मानने के आधार पर लिख सकते हैं। फिर आप टॉपिक बना सकते हैं इसके अंदर धीरे धीरे बहुत सारे। अकबर का शासन सभी के प्रेम तथा सहयोग का आधार था, अकबर की एकता तथा शांति की नीति थी। इस तरह से आप बहुत सारे टॉपिक बना सकते हैं। अकबर द्वारा सामाजिक एकता, अकबर द्वारा हिंदू रीति रिवाजों का ग्रहण करना, सामाजिक एकता शांतिपूर्ण, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर आप टॉपिक बना सकते हैं। फिर आप बाद में लिख लीजिए अकबर की धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के अंदर आप बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे कि जजिया कर का हटाना, धार्मिक उपासनाओं की स्वतंत्रता कर देना। बहुत सारे टॉपिक आप बना सकते हैं। गोवध पर रोक लगाई थी इसने, तो गोवध के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में आपको राजपूतों की जो पूछ रहा है, राजपूत नीति के बारे में आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी मराठा राष्ट्र के निर्माता थे, मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, शिवाजी से ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए, मनसबदारी महत्वपूर्ण है, मनसबदारी क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। मनसबदारी का वर्णन कीजिए। तो मनसबदारी प्रथा मुगल व्यवस्था की मुख्य चारित्रिक व्यवस्था थी, इस कथन का परीक्षण कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मनसबदारी के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए मनसबदारी क्या चीज़ होती है। तो ये सभी आपको नॉलेज होनी चाहिए। मनसबदारी दरअसल उस समय के मुगल काल में ये क्या एक पद होते थे, मतलब आपके जो मंत्री होते थे उन्हें मनसबदारी के हिसाब से उन्हें वेतन भत्ता मिलता था। जैसे किसी को 1000 मनसबदारी दे दी, किसी को 2500 मनसबदारी दे दी, इस तरह से होते थे। जैसे 20 से 400 तक की जो मनसबदारी थी वो सैनिकों को थी, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। फिर 500 से 2500 तक के जो मनसबदार थे उन्हें उमरा कहा जाता था, और जो 2500 से ऊपर चले जाते थे उन्हें उमराए आजम कहा जाता था, जैसे कि आपका सलीम हो गया। तो इस तरह से इनको मनसबदारी दी जाती थी। तो आपको डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है। अगला प्रश्न आता है, मध्यकालीन समाज पर एक प्रकाश डालिए। यह भी बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपके कुल मिला के 7 प्रश्न मैंने यहाँ पे आपके निबंधात्मक पूछे हैं। देखिए, मध्यकालीन समाज प्रकाश में आप बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं। सल्तनतकालीन हिंदू समाज के बारे में लिख सकते हैं, सल्तनतकालीन मुस्लिम समाज के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक बनते हैं जिन्हें आप जो आंसर पढ़ेंगे तो आप अच्छे टॉपिक आप बना लेंगे खुद भी। एक बार आप पढ़ने के बाद में टॉपिक आप खुद बनाया करें, बीए के अंदर यही होता है। अब बात करते हैं कि इस पेपर को पढ़ने के बाद सर हम पास कैसे हों। मान लीजिए आपने 7 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है, शेरशाह सूरी का पढ़ लिया, अकबर का पढ़ लिया, शिवाजी का पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया यानी बलवन के बारे में पढ़ लिया, और मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए, मान लीजिए आपने बलवन के बारे में पढ़ा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा और अकबर के बारे में पढ़ा, और क्वेश्चन थोड़ा सा फिर गया यानी घुमा दिया गया। जैसे आप यहाँ पे दे रखा है, अकबर की उपलब्धि की विवेचना की तथा उसकी धार्मिक एवं राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। ये यहाँ पर हमने क्वेश्चन को रखा है, और वहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि अकबर एक महान शासक था, वर्णन कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है कि भाई क्वेश्चन बदल गया। आपने जो अकबर के बारे में याद किया है ना, आप बस डिट्टो उसको लिख के आ जाइए, पास हो जाएंगे, चिंता न करें।
शेरशाह सूरी के बारे में आपने इसके कुशल शासकीय व्यवस्था की, जो इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना होता है। वैसे तो अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए कि शेरशाह सूरी की राज्य व्यवस्था के बारे में समझाएं, तो इस तरह से घबराए ना कि क्वेश्चन बदल गया। आप इनके आंसर देखेंगे ना, क्योंकि ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो निबंधात्मक में हर चीज़ लिखनी होती है। तो जब आप शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसके राजस्व सिद्धांत के बारे में भी समझ जाएंगे और आप लिख सकते हैं आराम से। यानी कुल मिला के अगर शेरशाह सूरी से प्रश्न आता है तो आपने जो कुछ भी याद किया शेरशाह सूरी से संबंधित वो सब लिख दीजिए, सब कुछ लिख दीजिए, आप पास हो जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखना, प्रश्न छोड़ के मत आना, एक भी प्रश्न छोड़ के मत आना, जो आता है वो लिखाना, जितना आता है उतना लिखाना, मन से बनाकर लिख देना, बीच बीच में पर लिख देना। कॉपी आपको ज़रूर भर के आनी है। बीए के अंदर आपके सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कुछ है पास होने के लिए तो वो है कॉपी भर के आना। ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि आपकी कॉफ़ी, आपकी क्या सभी यूनिवर्सिटी कॉफ़ी ऐसे ही प्रकार से चेक होती है। अब देखिए, आपके मान लें शेरशाह सूरी के बारे में आपने लिखना शुरू किया, तो भैया जी किसी भी टीचर के पास ऐसा नहीं है जो आपके 5-5 पन्ने को पढ़ने बैठेगा कि हाँ भाई बच्चे ने पूरा शेरशाह सूरी के बारे में सही लिखा है। टीचर सिर्फ शुरुआत में देखता है कि बच्चे की मुश्किल से वो 5 लाइन पढ़ेगा, बस मुश्किल से 5 लाइन। शेरशाह सूरी का आप जब आंसर देखते हैं ना, तो मुश्किल से वो शुरुआत में 5 लाइन पढ़ता है कि हाँ भाई बच्चे को शेरशाह सूरी के बारे में नॉलेज है या नहीं। वो 5 लाइन से जज कर लेगा आपको कि आपको शेरशाह सूरी के बारे में नॉलेज है या नहीं। और सबसे सेकंड बात इसके अंदर आती है, जब आंसर आप लिखते हैं तो इसके अंदर टॉपिक्स बना कर लिखें। तो अगर मान लीजिए आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, 1 दिन का टाइम बचा है, तो आप एक काम कर लीजिए, जिन क्वेश्चनों को आप पढ़ रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों के जो टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से रट के जाइए, फिर थोड़ा सा समझ के जाइए और अपने मन के अंदर उन टॉपिक्स को बना लीजिए फिक्स तरह से, और फिर आप उन टॉपिक्स को लिखिए अच्छे से और फिर उनके अंदर डिटेल लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि टीचर आपकी डिटेल पढ़ने नहीं बैठता है, वो सिर्फ आपके टॉपिक्स देता है कि बच्चे ने टॉपिक्स कैसे लिखे हैं, और उन्हीं से वो जज कर लेता है कि हाँ भाई आपने कुछ आता है। और पन्ने देखता है बाद में, वो सिर्फ आपके पेपर के अंदर 3 चीज़ देखता है। पहला तो ये 4-5 लाइन में उसने क्या लिखा है, उसके बाद में वो टॉपिक्स देखता है और उसके बाद में पन्ने देखता है। आपका पूरा आंसर कभी नहीं पढ़ा जाता, कोई नहीं पढ़ता पूरा आंसर। जैसे आपके अगर पास में कोई गवर्नमेंट टीचर हो तो आप उससे पूछ लेना कि सर कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। इसी तरह से होती है, सबसे पहले आपकी 4-5 लाइन पढ़ ली जाती हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, उसके बाद में आपके टॉपिक देख ले जाते हैं, भाई टॉपिक्स ने इसने अच्छे लिखे हैं नहीं लिखे, टॉपिक्स कैसे बनाए हैं, उन्हीं से पता लग जाता है। और उसके बाद में थर्ड देखते हैं वो आपके पन्ने कितने भरे और फिर वो आपको नंबर दे देते हैं। फुल में से फुल नंबर तो किसी को नहीं देते। 8 नंबर में से अगर आपने मान लीजिए पन्ने भी अच्छे पढ़ दिए, टॉपिक अच्छे पढ़ दिए, तो आपको 7 नंबर या 6 नंबर मिल जाएंगे। और आप कुछ नहीं जानते फिर भी अगर आपने पन्ने भर दिए हैं, टॉपिक्स बना दिए हैं, तो भी आपको 5-6 नंबर मिल ही जाते हैं। मत घबराइए। इसलिए बीए के अंदर कॉफ़ी खाली छोड़ के बिल्कुल भी ना आए, सारे प्रश्न करके आए, कुछ आए या ना आए अपने मन से लिख के आए। मन से लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखे आए। पूछ रहा है अकबर के बारे में आप लिख लो, शेरशाह सूरी के बारे में, तो ऐसा ना करें। शेरशाह सूरी के बारे में पूछ रहा है तो शेरशाह सूरी के बारे में ही लिखें, आपको जितना आता है। वीडियो अच्छी लगे फिर एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी जो PDF है क्वेश्चनों की वो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा प्रोसेस होती है, गूगल पे जाकर क्रोम पे जाकर वो कर लीजिएगा, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप आंसर नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में